हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आज आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत बढ़िया तरीके से बेटा चल रही होगी। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ खास करके यूपी बोर्ड के सिलेबस के को, यानी जो 2025 में ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आ सकती है या कौन कौन से ऐसे टॉपिक को आपको तैयार करने हैं। तो ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक बेटा मैं आपको आज की क्लास में डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, क्लियर बेटा? तो सारे लोग बहुत जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए कि बहुत सारे बच्चे आ जाएं, ताकि सबको ये पता चल जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए बेटा मैं बात करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका चैप्टर है जीवों में जनन, वो तो आपने पढ़ना ही नहीं है, वो आपका सिलेबस से हट चुका है। तो आपका पहले से स्टार्ट होता है पुष्पे पादपों में लैंगिक जनन। इस चैप्टर में आपको ज्यादा कुछ नहीं तैयार करना है। लघु बीजाणु जनन, दीर्घ बीजाणु जनन जिसको गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, परागकण की संरचना हो गई, द्विनिषेचन हो गया बेटा, बहुभ्रूणता और अनिषेक जनन हो गया। इन सभी टॉपिक को आपको इस चैप्टर में तैयार करने हैं। अगर आप इतना टॉपिक तैयार कर लेते हो तो आपका इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप अपने बोर्ड एग्जाम में कवर कर लोगे। ठीक है, फिर बेटा आपका आता है मानव जनन। ठीक है, चैप्टर क्या आता है? मानव जनन। मानव जनन में आपने अंड जनन, शुक्राणु जनन, निषेचन और आर्तव चक्र, और इसके साथ साथ एक दो टॉपिक बेटा और है, इंपॉर्टेंट ही है, जैसे मादा जनन तंत्र हो गया। ठीक है, मादा और नर का जनन तंत्र हो गया। ठीक है, ये आपने स्किप नहीं करना है। इतना टॉपिक आप कवर कर लोगे तो इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बेटा, फिर हम बात करते हैं जनन स्वास्थ्य की। तो जनन स्वास्थ्य में जनसंख्या विस्फोट हो गया, गर्भनिरोधक उपाय हो गया, बंध्यता हो गया और यौन संबंधी रोग हो गया। यानी इनमें जो भी आपका जिप्ट है, यानी सुजाक है, एड्स है, गुनेरिया है, कापरडी है, ये जितनी भी आपके विधियां हैं आपको इस चैप्टर में तैयार करनी। ठीक है, फिर बेटा आपका अगला चैप्टर आता है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। वंशागति विविधता के सिद्धांत में मेंडल जी का जो एक संकर संकरण का नियम, जिसको हम पृथक्करण का नियम कहते हैं, वो तैयार कर लो आप। द्विसंकरण संकरण का नियम, ठीक है। और फिर बेटा आपका अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे है, और अनुवांशिक रोग के अनुवांशिक रोग जैसे वर्णांधता, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, टन्नन सिंड्रोम, ये सभी इसके अंदर जितने भी डिजीज आते हैं, कुछ कुछ डिजीज को आप तैयार कर लोगे, आपको दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर में। ठीक, फिर बेटा आपका आता है वंशागति का आणविक आधार। ठीक है, इनमें आपने डीएनए आरएनए में बेटा हर साल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप उठा के देखोगे भी, तो आपका डीएनए आरएनए में डिफरेंस क्या होता है, क्या अंतर होता है। फिर आपका डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो वाटसन क्रिक वाला जो है, हालांकि मैं क्लास में भी मैं आपको बताई हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर्षिवा चेज का भी प्रयोग इंपॉर्टेंट है। आनुवंशिक कूट क्या है, कितने प्रकार के हैं, विशेषताएं क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। मानव जीनोम परियोजना है, मानव जीनोम परियोजना की क्यों आवश्यकता होती है। ठीक है, और फिर बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों आवश्यक है, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, फिर बेटा आपका विकास चैप्टर आता है। विकास में आप दो टॉपिक तैयार करोगे, जैव विकास एवं इसके प्रमाण को, और डार्विनवाद, लैमार्कवाद और उत्परिवर्तनवाद। ठीक है, ये दो टॉपिक आपने याद करनी है। फिर बेटा आता है आपका मानव स्वास्थ्य और रोग को। तो मानव स्वास्थ्य रोग में प्रतिरक्षा तंत्र, डेंगू के बारे में, मलेरिया के बारे में, कैंसर के बारे में, एड्स के बारे में, इंटरफेरान पे शॉर्ट नोट्स आती हैं। फिलफॉग क्या हो गया, ड्रग्स का प्रयोग क्या हो गया, और बेटा एक टॉपिक और है जो एलर्जी वाली आती है, एलर्जी के कारण क्या है, क्यों होता है। ठीक, ये आप कर लोगे। और एक और है टाइफाइड। आप इतना तैयार कर लो, ठीक है, आपको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी। फिर आपका अगला चैप्टर आता है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो इसमें बेटा वहित मल जो उपचार हो गया, घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव हो गया, औषधि को बनाने के लिए किस सूक्ष्म जीव का यूज किया जाता है, इनसे रिलेटेड टॉपिक। ठीक है, फिर बेटा आपका आता है अगला चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। यानी जो जैव प्रौद्योगिकी और सिद्धांत व प्रक्रम की अगर मैं बात करूं, तो इनमें आप, ये तो मैं नहीं कहूंगी कि आप मत तैयार करिए, लेकिन आनुवंशिक अभियांत्रिकी जिसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, फिर पुनर्योग जो डीएनए क्या है
है ना, क्या है पुनर्योजी डीएनए क्या है, प्रतिबंधन एंजाइम क्या है ना, इसके बारे में पूछा जाता है कि प्रतिबंधन एंजाइम पे टिप्पणी लिखिए। तो प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, पॉलीमरेज क्या है ना, श्रृंखलाएं यानी पॉलीमरेज श्रृंखलाएं। तो ये आपका जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम से ये इतने टॉपिक को आपने तैयार करने हैं। बेटा एक और डायग्राम आता है, जैसे मैं बात करूं बायो रिएक्टर, बायो बायो रिएक्टर के, ये भी इंपॉर्टेंट है डायग्राम, ठीक है, आपने इसको स्किप नहीं करना है। फिर बेटा आपका आता अगला चैप्टर जो जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, यानी जो बायोटेक्नोलॉजी में इसका यूज क्या है। तो बेटा देखो इसका यूज क्या है कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, यानी कि कृषि के क्षेत्र में, यानी हमारा जो कृषि है, कृषि के क्षेत्र में इस बायोटेक्नोलॉजी का क्या क्या यूज किया गया है, इनके अंतर्गत आपको 2 टॉपिक को तैयार करने हैं, ठीक है। फिर इंसुलिन, यानी जो मानव इंसुलिन है उसको कैसे तैयार किया जाता है, इसके क्या प्रोसेस होते हैं, आपको इस टॉपिक में आपको इसके टॉपिक के अंदर इंसुलिन के अंतर्गत आपको कैसे इंसुलिन को बनाया जाता है, इस तरीके की टॉपिक आपको आती है, वो भी आपने क्या करना है बेटा तैयार करना है, ठीक है। फिर चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी जो चिकित्सा में क्या, यानी कि जो मेडिसिन बनाना हुआ, ठीक है, इसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े जो मशीनें बनाई गई हैं, जैसे सिटी स्कैन की हो गई, अल्ट्रासाउंड की हो गई, और भी बहुत सारी जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, जो अगर पहले हम देखें तो पहले नहीं थी, लेकिन आज वो अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल है, क्योंकि ये कहीं न कहीं बेटा बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में क्या इसका यूज है, क्या इसकी भूमिका है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको ये भी टॉपिक आपके सिलेबस में है, हालांकि मैं पढ़ा भी दिया गया है और आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी भी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगी। तो आपको चैनल पे बने रहने हैं और सभी टॉपिक को बेटा आपने तैयार करने, ठीक। फिर आपका आता है जीव और समष्टियाँ। तो बेटा मैं अगर बोलूँ समष्टियाँ में, तो समष्टि का जितने भी प्रकार हो गया, समष्टि वृद्धि क्या हो गई, या जनसंख्या क्या हो गया, और अनुकूलन क्या हो गया, यानी एडाप्टेशन जो होता है वो क्या होता है, ये 2 टॉपिक आप तैयार करो, क्योंकि एडाप्टेशन में आपके ऑलरेडी ही बहुत सारे टॉपिक्स आ जाती हैं। फिर समष्टि, यानी कितनी प्रकार की समष्टियां हैं, क्या है, यानी छोटे छोटे पॉइंट्स। मैं नहीं कहूंगी कि इसमें बहुत ज्यादा लॉन्ग है, लेकिन हाँ ये है कि छोटे छोटे पॉइंट्स में छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपके चैप्टर से आते हैं, ठीक। फिर अगला चैप्टर आपका आता है बेटा पारितंत्र। अब पारितंत्र में क्या पूछेगा कि पारितंत्र क्या है, पारितंत्र के प्रकार, जैसे जैविक घटक, अजैविक घटक, है ना, इसके पूरे टॉपिक को आपने तैयार करने हैं। फिर खाद्य श्रृंखला क्या है, इसके साथ साथ खाद्य जाल क्या होती है ना, ये लॉन्ग में नहीं पूछेगा बेटा, ये आपके शॉर्ट में। तो खाद्य जाल क्या है, ठीक। इसके बाद पिरामिड में, जैसे तालाब का पिरामिड हो गया, ठीक है, तालाब का हो गया, ठीक है, ऊर्जा का हो गया बेटा, ऊर्जा का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर जनसंख्या का हो गया, यानी पिरामिड में जो कई सारे पिरामिड हैं, आपने इसको तैयार करना है, आप इसको स्किप नहीं करोगे। अगर इस चैप्टर से आप पारितंत्र क्या है, प्रकार क्या है, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, पिरामिड हो गया, तालाब, ऊर्जा। तो देखो बेटा एक चीज और मैं बता दूं कि यूपी बोर्ड में एक अच्छी चीज ये है कि इसमें जो पेपर है वो अथवा करके आते हैं। मान लो अगर हमें कोई टॉपिक नहीं आ रही है तो हम अथवा वाला कर सकते हैं। इसलिए अगर आप हर एक चैप्टर से, और ये बेटा ये हर एक चैप्टर का वेटेज लिया जाता है, ये नहीं कि एक से बहुत ज़्यादा ले लिया जाए और एक से ना ही पूछा जाए। तो कहीं ना कहीं बस थोड़े से कम और ज़्यादा में आपका एग्जाम में पूछता है, यानी क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हैं। तो मान लो अगर आप इतने इतने टॉपिक को तैयार किए हो, तो अगर मान लो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो अथवा वाला आएगा, आप अथवा वाला कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो पारितंत्र क्या है, प्रकार क्या है, यानी जैविक घटक, अजैविक घटक हो गया, खाद्य श्रृंखला हो गया, खाद्य जाल हो गया, पिरामिड हो गया, तालाब का यानी कि तालाब में किस तरीके का पारितंत्र है, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तालाब का पिरामिड कैसा होता है, जनसंख्या का पिरामिड कैसा होता है। इसके साथ साथ बेटा अगला चैप्टर आपका आता है जैव विविधता और संरक्षण, यानी जो हमारी बायोडाइवर्सिटी क्या है, यानी जैव विविधता क्या है, जैव विविधता के प्रकार कैसा है, जैसे आनुवंशिक विविधता, है ना, कह सकते हैं जाति विविधता, है ना, ये डिफरेंट टाइप के जो प्रकार हैं जैव विविधता में, ये अक्सर आपके क्वेश्चन में आते हैं बेटा, खास करके लॉन्ग क्वेश्चन में। और लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं आपका जैव विविधता का संरक्षण, जिसमें आप जीन बैंक, है ना, राष्ट्रीय बैंक, और भी बहुत सारे जो संरक्षण है ना, जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल पार्क, ये जितने भी संरक्षण हैं, यानी पेड़ पौधों को संरक्षित करने के लिए
जो आपका बनाया गया है एरिया उसके बारे में, जंतु यानी जूलॉजिकल पार्क क्या है, कौन कौन से जूलॉजिकल पार्क है जो जंतुओं से रिलेटेड, यानी कि एक्स सिटू और इन सिटू, ये जो आपका संरक्षण है वो आपको तैयार करना है। इसके साथ साथ बेटा 3 नंबर में या 2 नंबर में आपके आता है रेड डाटा बुक। यानी रेड डाटा बुक में हम क्या मेंशन करते हैं, ऐसे जाति को जो विलुप्त हो चुकी हैं, क्या है, जो विलुप्त हो चुके हैं, जो अब वो या तो विलुप्त हो चुके हैं या तो विलुप्त होने के कगार पे हैं, तो इन सभी टॉपिक को हम रेड डाटा बुक के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। एक चीज बेटा और मैं बता दूं कि जैसे आपका तप्त स्थल हो गया, यानी भारत में कितने तप्त स्थल है, तप्त स्थल पे आप संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो ये भी टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अक्सर देखा गया है कि हर साल रेड डाटा बुक हो गया, तप्त स्थल हो गया, इसका संरक्षण यानी कि चाहे जीन बैंक, वीर्य बैंक, ठीक है, जूलॉजिकल पार्क, राष्ट्रीय बैंक, रिजर्व बैंक, ये बहुत सारे ऐसे जो संरक्षण हैं इनके बारे में पूछा जाता है। और आनुवंशिक विविधता क्या है, जाति विविधता क्या है, जैव विविधता कहते किसे हैं, या बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। तो ये सभी जो टॉपिक है आपको, अगर आप 2025 के एग्जाम के लिए तैयार कर लेते हो, अब मैं बोल दूं कि आप बेटा आप तैयार कर लो, और आप अगर ना तैयार करो तो फिर वो आपकी गलती है, ठीक है। तो आपको ये भी नहीं कि मैम ने ये बोल दिया तो बस शॉर्ट में पढ़ लिए और हो गया काम, नहीं, शॉर्ट में नहीं पढ़ना, आपको डिटेल में पढ़ना है। देखो जब आप चीज़ों को डिटेल से पढ़ोगे तो अगर कम भी आएगा तो आप कर लोगे, अब कम आएगा ज़्यादा आएगा बेटा तो आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप उतना नहीं पढ़े हो। तो ज़्यादा पढ़ोगे, थोड़ा सा डिटेल में किसी चीज़ को पढ़ोगे तो आपको अगर शॉर्ट में पूछ दे, लॉन्ग में पूछ दे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं लास्ट में एक चीज़ भी ये भी कहूँगी कि बेटा आप पढ़ाई में शॉर्टकट कभी भी मत अपनाया करो। हाँ, शॉर्टकट अपनाओ तो वो एग्जाम टाइम में अपनाओ, कि आप जब कोई चीज़ बेसिक से पढ़ चुके हो, डिटेल से पढ़ चुके हो, तो आप वहाँ पे शॉर्टकट को अपना सकते हो। अब आपने बेसिक से नहीं पढ़ा है, आपको कुछ भी नहीं पता है, और आप चाहो कि मैं शॉर्टकट कर लूँ, बस ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, तो फिर आप अपने एग्जाम में पासिंग मार्क्स ही लेके आ पाओगे। फिर आपका जो टारगेट अगर आप सपना देख रहे हो 90 प्लस का, 80 प्लस का, 95 प्लस का, तो वो कभी भी साकार नहीं हो सकता। तो अभी भी वक्त है, पूरी चीज़ों को, सिलेबस को कवर करो एक बार बहुत डिटेल से। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप इस टॉपिक को तैयार कर लो तो यही तैयार करके छोड़ दो, हाँ पढ़ो, लेकिन इस टॉपिक को तैयार करने से पहले बेटा करो तैयार, लेकिन पूरे सिलेबस को बेसिक से भी पढ़ो, क्योंकि बेसिक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक बार अगर आप बेसिक से अच्छे से ढंग से पढ़ लोगे तो आप जब रिवीजन करोगे, शॉर्ट नोट्स की तरह पढ़ोगे, एग्जाम में बस आप मेन मेन टॉपिक उठाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो फिर जब मेन मेन एग्जाम टाइम में या अभी इस टॉपिक उठाने जाओगे तो आपको बेसिक नहीं आएगा, तो आप कंफ्यूज होगे कि ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, तो ऐसी समस्याएं आपके पास आएंगी। तो अभी भी वक्त है, अभी आपका सितंबर है, अभी सितंबर है, आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना, 3 महीने हैं। अब इसको बेसिक से पढ़ो, अच्छे से करो, और जो आपका टारगेट बेटा, जो आपका सपना है, उस सपने को साकार करो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो क्लास है वो अच्छी लगी होगी। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा हर दोस्तों के साथ शेयर करना आपने, ताकि आपके हर बच्चे का को ये नॉलेज हो कि नहीं कौन कौन से टॉपिक हमें 2025 के लिए तैयार करनी है, ठीक है। तो चलिए बस आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय मां सरस्वती।